आचार्य चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है और वह मेरे सर्वश्रेष्ठ मंत्री थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य का गोत्र कौटिल्य था और इसलिए उनका नाम कौटिल्य भी पड़ गया। आचार्य चाणक्य को लगभग हर विषय की जानकारी थी और खगोल विज्ञान का तो पूरा ज्ञान था। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी नीतियों का संग्रह चाणक्य नीति लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है और इसमें दी गई नीतियों का पालन कर कई लोगों ने दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। चाणक्य नीति के जरिए आचार्य चाणक्य ने लोगों के जीवन में सफलता पाने और सही गलत के भेद को समझने का तरीका बताया है। सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने नंद वंश का अंत कर एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को यानी मुझे मौर्य वंश का सम्राट बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आचार्य चाणक्य को नंद वंश का नाश करना पड़ा? आज हम आपके इस सवाल का जवाब लेकर आए हैं। जानिए आचार्य चाणक्य की कहानी, जो आज मैं आपको सुनाता हूँ। और हाँ, आप भी आचार्य चाणक्य के जैसा बने और आगे बढ़े। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है और वह चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मेरे महामंत्री थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य का गोत्र कौटिल्य था और इसलिए उनका नाम कौटिल्य भी पड़ गया। आचार्य चाणक्य को लगभग हर विषय की जानकारी थी और खगोल विज्ञान का तो पूरा ज्ञान था, यहाँ तक कि उन्होंने समुद्र शास्त्र में ही महारत हासिल की थी और व्यक्ति के चेहरे व हाव भाव को देखकर उसका व्यक्तित्व बता देते थे। अपने ज्ञान के दम पर आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य में न्यायालय विद्वान बने। एक बार चाणक्य मगध राज्य में आयोजित हुए और किसी यज्ञ में शामिल होने गए और वहां प्रधान आसन पर जाकर बैठ गए। नंद वंश के राजा धनानंद ने आसन पर बैठे चाणक्य की वेशभूषा देखकर उनका अपमान किया और आसन से उठने का आदेश दिया। भरी सभा से हुए इस अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने अपनी चोटी खोल दी और कसम खाई कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। बस अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए ही चाणक्य ने नंद वंश का नाश करने के लिए नीतियां बनाई। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य ने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त यानी मुझको शिक्षा दीक्षा दी और मौर्य वंश की स्थापना की। फिर इसी बच्चे को यानी मुझे इस मौर्य वंश का सम्राट बनाकर गद्दी पर बैठाया। इस दौरान चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए नई नई नीतियां बनाने लगे और पोरस समेत कई राजाओं को अपने साथ मिला लिया। कई देश के राजाओं को साथ मिलाकर चाणक्य ने नंद वंश के राजा धनानंद पर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल की। आचार्य चाणक्य का मानना है कि यदि आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हैं तो कभी भी उसकी बात पर गुस्सा न हो बल्कि मुस्कुराकर वहां से निकल जाएं और फिर ठंडे दिमाग के साथ रणनीति तैयार करें। चाणक्य अनुमानतः 376 ईपू 283 ईपू चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात हैं। चणक नामक व्यक्ति के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहे गए। विष्णुगुप्त कूटनीति, अर्थनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जनकल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण वह कौटिल्य कहलाए। आचार्य चाणक्य का जन्म 375 BCE विक्रमशिला और आचार्य की मृत्यु 283 BCE पटना। आचार्य की नागरिकता मौर्य राजवंश। आचार्य का पेशा लेखक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, शिक्षक और राजनीतिज्ञ। आचार्य की पदवी प्रोफेसर। प्रसिद्धि का कारण अर्थशास्त्र ग्रंथ। आचार्य का धर्म जैन सनातन धर्म था। आचार्य चाणक्य ने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य यानी मुझे अजापाल से
प्रजापाल यानी राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजनीति, अर्थनीति, कृषि समाजनीति आदि का महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य की मृत्यु को लेकर दो कहानियां संदर्भ में आती है, लेकिन दोनों में से कौन सी सच है, इसका अभी कोई सार नहीं निकला है। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथाश्रित सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है। बौद्ध ग्रंथों में भी इनकी कथा बराबर मिलती है। बुद्धघोष की बनाई हुई विनय पिटक की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। चाणक्य तक्षशिला, एक नगर जो रावलपिंडी के पास था, उसके निवासी थे। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की यानी मेरी राज्य प्राप्ति से है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। चाणक्य के नाम पर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 47 भागों वाला एक धारावाहिक भी बना था, जिसे मूल रूप से 8 सितंबर 1991 से 9 अगस्त 1992 तक डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। आचार्य का परिचय। चंद्रगुप्त के साथ यानी मेरे साथ चाणक्य की मैत्री की कथा इस प्रकार है। पाटलिपुत्र के नंद वंश के राजा धनानंद के यहाँ आचार्य एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य ने अखंड भारत की बात की और कहा कि वह पूर्व राष्ट्र से यमन शासक सेल्यूकस को भगा दे, किंतु धनानंद ने नकार दिया, क्योंकि पोरस राष्ट्र के राजा की हत्या धनानंद ने यमन शासक सेल्यूकस से करवाई थी। जब यह बात आचार्य को खुद धनानंद ने बोला, तब क्रोधित होकर आचार्य ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदों का नाश न कर लूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। उन्हीं दिनों राजकुमार चंद्रगुप्त यानी मुझको राज्य से निकाल दिया था। चंद्रगुप्त ने यानी मैंने चाणक्य से मिलकर म्लेच्छ राजा परवतक की सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और नंदों को युद्ध में परास्त करके मार डाला। नंदों के नाश के संबंध में कई प्रकार की कथाएं हैं। कहीं लिखा है कि चाणक्य ने महानंद के यहाँ निर्माल्य भेजा, जिसे छूते ही महानंद और उसके पुत्र मर गए। कहीं विषकन्या भेजने की कथा भी लिखी है। मुद्रा राक्षस नाटक के देखने से जाना जाता है कि नंदों का नाश करने पर भी महानंद के मंत्री राक्षस के कौशल और नीति के कारण चंद्रगुप्त को यानी मुझे मगध का सिंहासन प्राप्त करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयां पड़ी। अंत में चाणक्य ने अपने नीति बल से राक्षस को प्रसन्न किया और चंद्रगुप्त को यानी मुझे मंत्री बनाया। बौद्ध ग्रंथों में भी इसी प्रकार की कथा है, केवल महानंद के स्थान पर धनानंद शब्द है। कुछ विद्वानों के अनुसार कौटिल्य का जन्म पंजाब के चणक क्षेत्र में हुआ था, अर्थात आज का चंडीगढ़, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कई विद्वानों का यह मत है कि वह कांचीपुरम के रहने वाले द्रविड़ ब्राह्मण थे। वह जीविकोपार्जन की खोज में उत्तर भारत आए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार केरल भी उनका जन्म स्थान बताया जाता है। इस संबंध में उनके द्वारा चरणी नदी का उल्लेख इस बात के प्रमाण के रूप में दिया जाता है। कुछ संदर्भों में यह उल्लेख मिलता है कि केरल निवासी चाणक्य वाराणसी आए थे, जहां उनकी पुत्री खो गई। वह फिर केरल वापस नहीं लौटे और मगध में आकर बस गए। इस प्रकार के विचार रखने वाले विद्वान उन्हें केरल के निषाद कुतुल्लूर नामपुत्री वंश का वंशज मानते हैं। कई विद्वानों ने उन्हें मगध का ही मूल निवासी माना है। कुछ बौद्ध साहित्यों ने उन्हें तक्षशिला का निवासी बताया है।
कौटिल्य के जन्मस्थान के संबंध में अत्यधिक मतभेद रहने के कारण निश्चित रूप से यह कहना कि उनका जन्मस्थान कहाँ था कठिन है, परंतु कई संदर्भों के आधार पर तक्षशिला को उनका जन्मस्थान मानना ठीक होगा। वी.के. सुब्रमण्यम ने कहा है कि कई संदर्भों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सिकंदर को अपने आक्रमण के अभियान में युवा कौटिल्य से भेंट हुई थी। चूंकि अलेक्जेंडर का आक्रमण अधिकतर तक्षशिला क्षेत्र में हुआ था, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि कौटिल्य का जन्मस्थान तक्षशिला क्षेत्र में ही रहा होगा। कौटिल्य के पिता का नाम चणक था। वह एक गरीब द्रविड़ ब्राह्मण थे और किसी तरह अपना गुजर बसर करते थे। स्पष्ट है कि कौटिल्य का बचपन गरीबी और दिक्कतों में गुजरा होगा। कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा के संबंध में कहीं कुछ विशेष जिक्र नहीं मिलता है, परंतु उनकी बुद्धि की प्रखरता और उनकी विद्वता उनके विचारों से परिलक्षित होती है। वह कुरूप होते हुए भी शारीरिक रूप से बलिष्ठ थे। उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र के अवलोकन से उनकी प्रतिभा, बहुआयामी व्यक्तित्व और दूरदर्शिता का पूर्ण आभास होता है। कौटिल्य के बारे में यह कहा जाता है कि वह बड़े ही स्वाभिमानी एवं राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति थे। एक किंवदंती के अनुसार एक बार मगध के राजा महानंद ने श्राद्ध के अवसर पर कौटिल्य को अपमानित किया था, जबकि तथ्यों से ये उजागर होता है कि धनानंद की प्रजा विरोधी नीतियों के कारण ब्राह्मण चणक, जो कि विष्णुगुप्त चाणक्य के पिता थे, उनके द्वारा विरोध करने पर उन्हें कारगर में बंदी बनाकर उनके परिवार को देश निकाला दे दिया गया था। तथापि राष्ट्र हित में चाणक्य ने धनानंद से सीमांत देशों के लिए सैनिक सहायता के लिए विनती की, जिससे बाहरी आतताई भारतीय जन का अशुभ न कर सकें। परंतु मद में अंधे धनानंद ने उनका अपमान कर उन्हें राजमहल से निकाल दिया। कौटिल्य ने क्रोध के वशीभूत होकर अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे, तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। कौटिल्य के व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश करने का यह भी एक बड़ा कारण था। नंदवंश के विनाश के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य यानी मुझको राजगद्दी पर बैठने में हर संभव सहायता की। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यानी मेरे द्वारा गद्दी पर आसीन होने के बाद उसे पराक्रमी बनाने और मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से उन्होंने व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश किया। वह चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मेरे मंत्री भी बने। कई विद्वानों ने यह कहा है कि कौटिल्य ने कहीं भी अपनी रचना में मौर्य वंश या अपने मंत्रित्व के संबंध में कुछ नहीं कहा है, परंतु अधिकांश स्रोतों ने इस तथ्य की संपुष्टि की है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जिस विजिगीषु राजा का चित्रण प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से वह चंद्रगुप्त मौर्य यानी मेरे लिए ही संबोधित किया गया है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कारण छोटे छोटे राज्यों की पराजय से अभिभूत होकर कौटिल्य ने व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प किया। उनकी सर्वोपरि इच्छा थी भारत को एक गौरवशाली और विशाल राज्य अखंड भारत रूप में देखना। निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य यानी मैं उनकी इच्छा का केंद्र बिंदु था। आचार्य कौटिल्य को एक और पारंगत और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और संरक्षक माना जाता है, तो दूसरी ओर उन्हें संस्कृति साहित्य के इतिहास में अपनी अतुलनीय एवं अद्भुत कृति के कारण अपने विषय का एकमात्र विद्वान होने का गौरव प्राप्त है। कौटिल्य की विद्वता, निपुणता और दूरदर्शिता का बखान भारत के शास्त्रों, काव्यों तथा अन्य ग्रंथों में परिव्याप्त है। कौटिल्य द्वारा नंदवंश का विनाश और मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित कथा विष्णु पुराण में आती है। अति विद्वान और मौर्य साम्राज्य का महामंत्री होने के बावजूद कौटिल्य का जीवन सादगी का जीवन था। वह सादा जीवन उच्च विचार का सही प्रतीक थे। उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में अत्यधिक सादगी का जीवन
बिताया। वह एक छोटे से मकान में रहते थे और कहा जाता है कि उनके मकान की दीवारों पर गोबर के उपले थोपे रहते थे। उनकी मान्यता थी कि राजा या मंत्री अपने चरित्र और ऊंचे आदर्शों के द्वारा लोगों के सामने एक प्रतिमान दे सकता है। उन्होंने सदैव मर्यादाओं का पालन किया और कर्मठता की जिंदगी बिताई। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने मंत्री पद त्याग कर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत किया था। वस्तुतः उन्हें धन, यश और पद का कोई लोभ नहीं था। सारतत्व में वह एक वितरागी, तपस्वी, कर्मठ और मर्यादाओं का पालन करने वाले व्यक्ति थे, जिनका जीवन आज भी अनुकरणीय है। एक प्रकांड विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक के रूप में कौटिल्य तो विख्यात है ही, एक व्यावहारिक एवं चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में भी उन्हें ख्याति मिली है। नंदवंश के विनाश तथा मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार में उनका ऐतिहासिक योगदान है। सालाटोर के कथनानुसार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का सर्वोपरि स्थान है। कौटिल्य ने राजनीति को नैतिकता से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया है। जैसा कि कहा जाता है, चाणक्य एक महान आचार्य थे। एक प्रकांड विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक के रूप में कौटिल्य तो विख्यात है ही, एक व्यावहारिक एवं चतुर राजनीतिज्ञ के रूप में भी उन्हें ख्याति मिली है। नंदवंश के विनाश तथा मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विस्तार में उनका ऐतिहासिक योगदान है। सालाटोर के कथनानुसार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का सर्वोपरि स्थान है। कौटिल्य ने राजनीति को नैतिकता से पृथक कर एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में अध्ययन करने का प्रयास किया है। जैसा कि कहा जाता है, चाणक्य एक महान आचार्य थे।